$47 बिलियन। ये था 2017 में वीवर्क के ग्लोबल यूनिट का आईपीओ वैल्यूएशन। कंपनी ने अपने आईपीओ पिच में खुद को एक स्पेस एज अ सर्विस मार्केट जैसे पिच किया। कंपनी ने क्लेम किया कि ये डेटा यूज करके नए ऑफिस स्पेसेस ढूंढेंगे, जल्दी कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन एग्जीक्यूट करेंगे और वर्कर्स और ऑफिसेज को अपने ग्रोइंग नेटवर्क में ऐड करेंगे। लेकिन कंपनी में इंटरनली बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। कंपनी ने अपने लैंडलॉर्ड्स को $47 बिलियन से ज्यादा के लीज कमिटमेंट्स दे दिए थे, लेकिन कंपनी के पास बस इतने टेनेंट्स थे कि ये $4 बिलियन के लीजेस कवर कर सकें। इन लॉसेस के साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम्स थे। कंपनी के फाउंडर एडम न्यूमन के पास सुपर वोटिंग राइट्स थे, जिसमें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में 20 गुना वोटिंग राइट्स थे। एडम के पास वी का ट्रेडमार्क भी था, जिसके कारण कंपनी को इन्हें कई $मिलियन पे करने पड़ते थे। इन प्रॉब्लम्स के कारण कंपनी ने अपना आईपीओ रोक दिया। कुछ समय बाद कंपनी ने एसपीएसी के थ्रू खुद को लिस्ट किया, लेकिन 2023 तक कंपनी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल किया। इस टाइम तक कंपनी का मार्केट कैप $45 मिलियन तक गिर चुका था। ये कंपनी के इनिशियल वैल्यूएशन से 999 गुना कम था। लेकिन वीवर्क इंडिया की स्टोरी अलग है। कंपनी अपने आप को एक ट्रेडिशनल रियल एस्टेट कंपनी के जैसे प्रेजेंट करती है, जो इंडिया के बढ़ते ऑफिस बिजनेस का हिस्सा है। कंपनी एम्बेसी ग्रुप का एक आर्म है और ये एक सेपरेट एंटिटी है। कंपनी वीवर्क का बस ब्रांड नेम रेंट करती है और तो और कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। आज यानी 3 अक्टूबर 2025 को वीवर्क इंडिया अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम कंपनी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम इंडिया के कोवर्किंग इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे, फिर हम अपना फोकस कंपनी पे शिफ्ट करेंगे। हम कंपनी का बिजनेस समझेंगे, इसके स्ट्रेंथ्स एक्सप्लोर करेंगे और एंड में कंपनी से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के कोवर्किंग इंडस्ट्री को समझते हैं। वीवर्क 2 इंपॉर्टेंट बेट्स ले रहा है। पहला बेट ये है कि इंडिया के सॉफ्टवेयर और सर्विसेज इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ऑफिस स्पेस की डिमांड बढ़ेगी। दूसरा बेट ये है कि इन सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनी के लिए फ्लेक्सिबल ऑफिसेज हायर करना खुद के ऑफिसेज बिल्ड करने में कैपिटल इन्वेस्ट करने से बेटर होगा। कंपनी का पहला बेट एक ऑनगोइंग ट्रेंड का हिस्सा है। इंडिया के ऑफिस स्पेस का स्टॉक लास्ट 20 सालों से लगातार बढ़ रहा है। प्रोजेक्शंस के हिसाब से ये ट्रेंड चालू रहेगा, लेकिन इस ट्रेंड के साथ एक और ट्रेंड चल रहा है, प्रीमियमाइजेशन। लास्ट 20 सालों में इंडिया का सर्विस इंडस्ट्री काफी इवॉल्व हुआ है। एमएनसीज, स्टार्टअप्स, हाई एंड सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे प्लेयर्स से अब ऑफिस स्पेसेस के लिए डिमांड आता है। ये कंपनीज अपस्केल या हाई एंड ऑफिसेस की डिमांड करते हैं। बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी अब हाई एंड ऑफिसेस की डिमांड कर रहे हैं, जहां उनके एम्प्लॉइज काम करना एंजॉय कर सकें। इसीलिए ऑफिस स्पेसेस के डिमांड में बस नंबर्स ही नहीं, क्वालिटी में भी ग्रोथ आया है। ग्रेड ए ऑफिसेस यानी ऐसे हाई एंड ऑफिसेस जिनमें बड़े लेआउट, सुंदर लॉबीज और सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग होती है, उनकी डिमांड नॉर्मल ग्रेड बी ऑफिसेस से ज्यादा हो रही है। 2003 में ग्रेड बी ऑफिसेस इंडिया के टोटल ऑफिस स्पेस के हाफ से भी ज्यादा थे। आज 85% से ज्यादा ऑफिसेज ग्रेड ए ऑफिसेज हैं। ग्रेड ए ऑफिसेज में पिछले 20 सालों में लगभग 14% CAGR का ग्रोथ हुआ है। इस शिफ्ट में इंडिया के GCC या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के बूम का बड़ा हाथ है। जैसे जैसे इंडिया में ग्लोबल कॉर्पोरेशंस के नंबर्स बढ़ रहे हैं, वो इंडिया को दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस डिमांड ड्राइवर में बदल रहे हैं। जैसे 2024 में इंडिया के टोटल ऑफिस लीजिंग एक्टिविटी का 36% यानी लगभग 2.9 करोड़ स्क्वायर फीट GCC से आया और ये डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है। जाहिर सी बात है कि ये कंपनीज लो ग्रेड ऑफिसेज में ऑपरेट नहीं करेंगे। ये प्रीमियम स्पेसेस की डिमांड करते हैं, ऐसे स्पेसेस जहां इंटीग्रेटेड ऑफिस पार्क्स हो, जिनमें फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स और वेलनेस सेंटर्स भी हों। लेकिन इस डिमांड से रिलेटेड एक चैलेंज भी है। ऐसे हाई एंड ऑफिस कैंपसेस बनाने में कैपिटल और टाइम दोनों लगता है। ये चैलेंज एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। एक रियल एस्टेट ऑपरेटर कैपिटल और टाइम दोनों इन्वेस्ट करके इन कंपनीज के लिए ऑफिसेज बना सकता है। ये फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस बन सकते हैं, जहां कंपनीज के नीड्स के हिसाब से उन्हें ऑफिसेज मिल सकते हैं। रियल एस्टेट प्लेयर्स के स्केल एंड नो हाउ के कारण ये अपने ऑफिस स्पेसेस यूज करने वाली कंपनीज को एडिशनल सर्विसेज भी दे सकते हैं और ऐसे ऑफिसेज के लिए डिमांड भी है। 2024 में टियर 1 इंडिया के 18 to 23% लीज्ड ऑफिस स्पेसेस फ्लेक्सिबल थे। 2024 के एंड तक इन सिटीज में 8.2 to 8.6 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस थे। प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2027 के एंड तक इन ऑफिसेज के नंबर्स और बढ़ जाएंगे और 14 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा हो जाएंगे। तो इस स्पेस में अपॉर्चुनिटी तो है।
ऐसी अपॉर्चुनिटी जो वीवर्क कैप्चर करना चाहता है। लेकिन रॉयटर्स की कमेंट्री के हिसाब से ये स्पेस ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है। इस स्पेस के बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड भी हैं, नहीं तो ऐसा करने का प्लान कर रहे हैं। और तो और वीवर्क इस आईपीओ के थ्रू किसी नए अपॉर्चुनिटी को फंड करने की कोशिश नहीं करेगा। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स अपने स्टेक्स बेच रहे हैं। तो भला कंपनी के साथ चल क्या रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले वीवर्क का बिजनेस समझते हैं। ये काफी सिंपल है। कंपनी इंडिया के सबसे बड़े सिटीज के टॉप बिल्डर्स के बड़े हाई क्वालिटी ऑफिस स्पेसेस रेंट करती है। कंपनीज इन ऑफिसेस को रेनोवेट करने में इन्वेस्ट करती है और इन फ्लेक्सिबल स्पेसेस के नाम पे दूसरे बिजनेसेस को रेंट आउट भी करती है। कंपनी का प्रेजेंस काफी बड़ा है। 68 एक्टिव सेंटर्स के 77 लाख स्क्वायर फीट में 1,14,000 डेस्क्स। कंपनी दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स पे ऑपरेट करती है। सबसे पहले कंपनी वीवर्क ब्रांड और प्लेबुक वीवर्क ग्लोबल से लाइसेंस कराती है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इस लाइसेंसिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस कंपनी के रेवेन्यू का 2.74% था। वीवर्क के ब्रांड गाइडलाइंस कंपनी के ऑपरेशंस को लिमिट भी करते हैं, लेकिन बदले में कंपनी को वीवर्क ब्रांड और इससे जुड़ा रिकॉग्निशन मिलता है। ये खास करके फॉरेन क्लाइंट्स एक्वायर करने में मदद करता है और ये वीवर्क के टेक्नोलॉजी स्टैक के साथ भी काम करता है। कंपनी का दूसरा रिलेशनशिप एम्बेसी ग्रुप के साथ है, जिसका फैमिली ऑफिस कंपनी को ऑपरेट करता है। एम्बेसी ग्रुप कई सालों से रियल एस्टेट बिजनेस में रहा है। इससे कंपनी को हाई क्वालिटी बिल्डिंग्स, रिलेशनशिप्स और ऑपरेटिंग नो हाउ का एक्सेस मिलता है। इन रिलेशनशिप्स के कारण कंपनी कोवर्किंग मार्केट के प्रीमियम प्लेयर्स में से एक बन जाता है। कंपनी के पास मेजर बिजनेस क्लस्टर्स में बिल्डिंग्स भी हैं, जिसके थ्रू कंपनी ग्लोबल और इंडियन क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करती है। लेकिन कंपनी हमेशा से इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। पैंडेमिक के दौरान कंपनी बेयरली सर्वाइव कर रही थी, लेकिन इस लो पॉइंट से आज तक कंपनी बहुत तेजी से ग्रो हुई है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 17.1% ग्रो हुआ और 1949 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक कंपनी ने अपना कैपेसिटी 43 ऑपरेशनल सेंटर से 65 तक बढ़ा लिया। वीवर्क जिन प्रॉपर्टीज में ऑफिस स्पेसेस बनाता है, वो इन स्पेसेस के लिए रेंट पे करता है। कंपनी अपने मेंबर्स से एक मंथली मेंबरशिप फी भी चार्ज करती है। तो कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने का एक अच्छा तरीका है कंपनी का रेवेन्यू टू रेंट रेशियो देखना। ये रेशियो ये दिखाता है कि कंपनी जो रेंट पे करती है उसके बदले वो कितना रेवेन्यू कमाती है। वीवर्क के केस में कंपनी का ये मेट्रिक कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू टू रेंट 2.7x था। मतलब कंपनी हर एक रुपया जो रेंट में खर्चा करती है उसके बदले कंपनी को 2.7 रुपीज रेवेन्यू में मिलता है। वीवर्क इंडिया का रेवेन्यू और रेंट का मिक्स वीवर्क ग्लोबल जैसे स्ट्रगल भी नहीं कर रहा। कंपनी का लॉक्ड इन कस्टमर फीस इसके लॉक्ड इन रेंट का 2.4x है। मतलब अगर कंपनी के सारे क्लाइंट्स अभी कंपनी से अपना रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं तो भी इन क्लाइंट्स को जितना पैसा कंपनी को देना होगा वो कंपनी के रेंट ऑब्लिगेशंस का 2.4 टाइम्स है। कंपनी का अपने कॉस्ट पे भी काफी अच्छा कंट्रोल है। इसीलिए कंपनी का एडजस्टेड एबिटा या सारे लीज पेमेंट्स के बाद का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट कुछ सालों में काफी अच्छे से बढ़ा। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये नंबर 191 करोड़ रुपीस था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 तक 421 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। साथ ही साथ कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर भी फाइनेंशियल ईयर 23 के 17,096 रुपीस से फाइनेंशियल ईयर 25 तक 19,842 रुपीस तक पहुंच गया। मतलब कंपनी अपने क्लाइंट से ज्यादा पैसे चार्ज भी कर पा रही है। इन फैक्टर्स के कारण फाइनेंशियल ईयर 25 तक कंपनी ने 128 करोड़ रुपीस का अपना पहला प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। लेकिन इन एडवांटेजेस के बावजूद कंपनी कुछ चैलेंजेस भी फेस करती है। सबसे पहला चैलेंज ही है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, स्पेशली नियर फ्यूचर में। देखो दोस्तों, कंपनी फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉफिटेबल तो हुई, लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। बिफोर टैक्स कंपनी अभी भी एक्चुअली लॉस मेकिंग है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी को एक 286 करोड़ रुपीस का डिफर्ड टैक्स क्रेडिट मिला, जिसके कारण कंपनी ने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बुक किया। ऐसा डिफर्ड टैक्स क्रेडिट एक वन टाइम इवेंट है। इनफैक्ट कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में 14.15 करोड़ रुपीस के लॉसेस भी रजिस्टर किए हैं। लेकिन थैंकफुली कंपनी के लॉसेस अब कम हो रहे हैं और एक ग्रोइंग कंपनी से कुछ लॉसेस एक्सपेक्टेड होने भी चाहिए। कंपनी ने अपने आरएचपी में समझाया कि नए सेंटर से लॉसेस होते हैं जब तक इनमें लगभग 56% का ऑक्यूपेंसी नहीं होता। ये ऑक्यूपेंसी अचीव करने में 4 to 6 मंथ्स लगते हैं। दूसरा चैलेंज है बिजनेस में वीकनेस। कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट या टोटल डेस्क में से कितने रेंट पे दिए जा चुके हैं कम हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट 83.78% था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर 76.79% तक गिर गया। और तो और कंपनी के मेंबरशिप रिन्यूअल्स भी कम हो रहे हैं।
फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 तक कंपनी का रिन्यूअल रेट 79.24% से 74.66% तक कम हो गया। लेकिन ये माइनर इश्यूज हो सकते हैं। लो ऑक्यूपेंसी रेट्स नए प्रॉपर्टीज बनने का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन इस मेट्रिक पे फोकस करना जरूरी है। कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट जितना कम होता रहेगा, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे उतना ही प्रेशर पड़ेगा। कंपनी का लिक्विडिटी भी एक इशू है। जून 2025 के एंड तक कंपनी के पास बस 9 करोड़ रुपीस कैश था। अगर फिक्स डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट्स को भी काउंट किया जाए तो कंपनी का टोटल लिक्विडिटी लगभग 43 करोड़ रुपीस का है। ये कंपनी के सारे प्रॉपर्टीज के मंथली रेंट के आधे से भी कम है। कोई भी सडन शॉक कंपनी के फाइनेंसेस पे प्रेशर डाल सकता है। कंपनी का ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन भी एक प्रॉब्लम है। बेंगलुरु पे कंपनी का डिपेंडेंस बढ़ रहा है। कंपनी के टोटल सीट्स का हाफ सिर्फ बेंगलुरु में ही है। कंपनी की फीस का भी लगभग 48% यहीं से आता है। तो फिलहाल बेंगलुरु में ऑफिसेस के बूम से कंपनी को फायदा हो रहा है। लेकिन अगर बेंगलुरु के ग्रोथ में स्लो डाउन आता है तो इसका इंपैक्ट कंपनी के रेवेन्यू पे भी पड़ सकता है। तो वीवर्क इंडिया का कंडीशन वीवर्क ग्लोबल जितना तो खराब नहीं है, लेकिन कंपनी को अपने कुछ चैलेंजेस के साथ डील भी करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या वीवर्क ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।